अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। देखिए, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए एग्जिट पोल जो आए वो किसी सस्पेंस फिल्म जैसे हैं, जहां पर कुछ एजेंसियों ने पहली बार बीजेपी को ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ता दिखाया, कुछ ऐसी हैं जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के वर्चस्व पर भरोसा कर रही है। अब अगर अलग अलग डिकोड करते हैं तो मैट्रिज ने बीजेपी को 141 से 146 सीटें दिखाई हैं, टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं, चाणक्य उन्होंने बीजेपी को 150 से 160 सीट दे दी है, टीएमसी को 130 से 140, यानी उनके हिसाब से सरकार जो है वो बीजेपी के आ रही है। दावों का सबसे आक्रामक दौर जो है वो प्रजा पोल के साथ शुरू हुआ है। उन्होंने बीजेपी की सीटों को 178 से 208 तक दे दिया, यानी अब की बार बीजेपी बंगाल में 200 पार। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 150 से 175 और टीएमसी को 118 से 138 में रखा है। पोल डायरी के आंकड़े जो हैं वो भी बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, 142 से 171 और टीएमसी के लिए 99 से 127 तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी एजेंसियां जो हैं वो बीजेपी की ही सरकार बना रही है। कई दूसरी एजेंसियां भी हैं जो ममता बनर्जी पर भरोसा जता रही है। जैसे पीपल पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीट दी, यानी प्रचंड बहुमत जो है वो उनकी आने वाली है। बीजेपी उनके हिसाब से 95 से 110 सीटें पर जाएगी। जनमत पोल्स ने तो 200 पार करा दिया है, 195 से 205 सीटें ममता बनर्जी को दी है और बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी है। कुल मिलाकर लेकिन अगर आप सारे पोल्स का एवरेज निकालते हैं, जिसे हम पोल्स ऑफ पोल कहते हैं और देसी भाषा में कहते हैं कि पोल के पापा, सारा मिला के, तो सारे एग्जिट पोल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इसके हिसाब से बीजेपी 145 सीटें और टीएमसी 142 सीटों पर खड़ी है। इस हिसाब से बंगाल के लिए बहुमत में जो 148 चाहिए वो कोई नहीं पा रहा। हो सकता है ट्रायंगुलर कहानी जो है वो भी बन जाए, 7 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जाएंगी और हो सकता है कि वो किंग मेकर हो जाए। लेकिन ये ख्याली पुलाव वाली बातें पोल्स ऑफ पोल्स की, आमतौर पर पोल्स ऑफ पोल्स का एवरेज नहीं होता, वो सिर्फ एक डायरेक्शन लेने के लिए होता है कि ज्यादातर पोल्स में कौन ज्यादा आगे चल रहा है। तो उसके हिसाब से फिलहाल बीजेपी दिख रही है। लेकिन इस पर क्या भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एग्जिट पोल पर भरोसा करने की बात करते हैं आपको 2021 याद आता है। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल की सबसे बड़ी कमजोरी उनका पुराना रिकॉर्ड है। 2021 के चुनाव में लगभग हर बड़ी एजेंसी ने वेस्ट बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई थी। उस समय एक्सिस माई इंडिया और एबीपी सी वोटर जैसे दिग्गजों ने बीजेपी को बहुमत के करीब बताया था। शायद उस बार का सबक ऐसा रहा कि एक्सिस माई इंडिया ने तो इस बार अनाउंसमेंट कर दी कि वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल वो डालेंगे ही नहीं। पिछली बार भी जन की बात ने बीजेपी को 185 सीटें दी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बिल्कुल कहानी उल्टी थी। टीएमसी 215 पाई थी और बीजेपी केवल 77 सीटों पर रह गई थी। उस वक्त दीदी की अंदरूनी लहर को पकड़ने में सारे एग्जिट पोल फेल थे। 2021 का सबसे बड़ा सबक यह था कि बंगाल का आम वोटर सर्वे करने वालों को अपनी पहली पसंद कभी नहीं बता रहा था। और इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है, 90+% वोटिंग, जो पिछले कई दशकों के मुकाबले ज्यादा है। अब इतना भारी मतदान जो हुआ है वो किसी गहरी भावना, इमोशनल वोटिंग का संकेत कई बार माना आता है। और इसीलिए शायद क्या सारी एजेंसी उस इमोशन को समझ पाएंगी। वैसे 2026 के चुनाव न केवल सत्ता का फैसला करेंगे बल्कि सर्वे एजेंसियों की साख की भी परीक्षा करेंगे और यह भी तय करेंगे कि महिलाओं को क्या चाहिए, मुफ्त की योजनाएं चाहिए या सुरक्षा चाहिए, क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल महिला वोटरों का माना जा रहा है। बंगाल में आधी आबादी, यहां लड़ाई दो अलग अलग छोर के बीच में है। एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा है, जहां महिलाओं के मन में सुरक्षा और सम्मान को लेकर गुस्सा है। कई सर्वे इसी आक्रोश को आधार बनाकर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। संदेश खाली की घटनाओं ने ममता सरकार की महिला हितैषी छवि पर चोट पहुंचाई है और बीजेपी इसे यूटिलाइज करना चाह रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, जिसमें लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, उनका यह मानना है कि ग्रामीण बंगाल की महिलाओं के लिए केवल सरकारी योजनाएं थोड़ी ना है, ये उनके वजूद और आर्थिक सामान की गारंटी है। लक्ष्मी भंडार से मिलने वाली महीने की मदद ने महिलाओं को बड़ा सहारा दिया है। 2021 में इन्हीं महिलाओं ने टीएमसी को जीत दिलाई थी। अब सवाल यह है कि संदेश खाली का गुस्सा बड़ा है या योजनाओं से जो लाभ मिलेगा वो महिलाओं का मन बदलेगा। क्या बंगाल की महिला सुरक्षा के सवाल पर वोट देने जा रही है या फिर आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देगी? यही सारा खेल होने वाला है। हालांकि इस डिबेट में एक सवाल बार बार यह भी उठ रहा है कि क्या मुफ्त की योजनाएं जो दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए अमृत साबित हुई वो ममता बनर्जी के लिए भी अमृत साबित होंगी, या फिर भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों घर से मिले नोट ने ऐसा गुस्सा पैदा किया है जिसका असर शायद इन योजनाओं पर भारी पड़ जाए। ये अपने आप में एक देखने वाली बात है कि लक्ष्मी भंडार की जो आर्थिक मदद है जो लगभग हर राज्य में चली है, वो क्या इस राज्य में
ममता को भी राहत देगी, ये बड़ी बात है। लेकिन एक बात और है कि बंगाल के चुनावों का असर देश दुनिया पर होने वाला है। बंगाल के नतीजों का असर सिर्फ कोलकाता तक नहीं होगा, बल्कि वो दिल्ली की राजनीति की दशा दिशा भी तय करेगा। अगर ममता बनर्जी यहां सत्ता में चौथी बार वापसी करती है तो ये केवल एक राज्य की जीत नहीं होगी, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल होगा। ममता बनर्जी इसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आएंगी। वो विपक्षी गठबंधन की सबसे प्रभावी, अनुभवी और मजबूत चेहरा बनेंगी, जो सीधे तौर पर विपक्ष के नेतृत्व के लिए राहुल गांधी के दावे को चुनौती देंगी। अगर ममता हार जाती हैं तो इससे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का एक और बड़ा स्तंभ गिर जाएगा और बीजेपी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दौर से ही बंगाल में अपनी सरकार का ख्वाब देख रही है, वो वैचारिक तौर पर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर जाएगा। बीजेपी के लिए बंगाल एक अंतिम मोर्चा यानी लास्ट फ्रंटियर की तरह है। ये किला जीतने के बाद वो अपने आप को अजय मान लेंगे कि उन्होंने हिंदुस्तान जीत लिया, सब जीत लिया उन्होंने अलग अलग। अब कोई ऐसा किला नहीं जो बड़े पैमाने पर बचा। साउथ में है कुछ चीजें, बट मोटा मोटा वो अपने आप को मान लें कि हम अजय हो गए। यहां की जीत का मतलब केवल 294 सीटों गणित नहीं है। बीजेपी का वैचारिक, जो मैं बार बार कह रहा हूं, विजय का शिखर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिलाना भारत के लिए उत्तर, पश्चिम, पूर्व भारत को पूरी तरह फतेह करने जैसा होगा और इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, क्योंकि वो जानती है कि यहां की जीत उन्हें ऐसी राजनीतिक ताकत देगी जिसे तोड़ना मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने चुनाव के आखिरी समय में टीएमसी पर सीधा निशाना साधा था। अब कई राजनीतिक जानकार उसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मान रहे थे। कांग्रेस शायद चाहती है कि बंगाल में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव खत्म हो, बंगाल में मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस जैसे नेशनल पार्टीज के बीच में हो। चूंकि बीजेपी के पास ममता के कद का कोई इतना बड़ा नेता नहीं है, इसलिए उन्होंने ममता बनाम मोदी का मुकाबला बनाया ताकि नेशनल नैरेटिव को जिंदा रखा जाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि किसके मुद्दे भारी पड़ेंगे, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे, सुरक्षा वाले मुद्दे या बंगाली अस्मिता वाले मुद्दे। क्योंकि बीजेपी ने पूरा चुनाव भ्रष्टाचार, सुरक्षा, कटमनी, घुसपैठ जैसे ज्वलंत मुद्दों पर रखा। भर्ती घोटाले की जांच, मंत्रियों घर से बरामद नोटों के ढेर, मध्यम वर्ग के मन में टीएमसी के प्रति गहरी नाराजगी सवाल पैदा किया। आरजी की मेडिकल घटना ने इस आग में घी डाला। लेकिन यहां बंगाल की राजनीति का वो अनूठा मोड़ है, जिसे समझना जरूरी है। ममता का मतदाता जो है वो भ्रष्टाचार को नापसंद तो करता है, लेकिन ममता भी उसके मन में डाल रही है कि ये बाहरी लोग हैं, बाहरी हस्तक्षेप है, दिल्ली के फरमान है, मैं तुम्हारी अपनी हूं। ममता बनर्जी इस नफ्स को दुनिया में सबसे बेहतर पहचानती है। उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी बंगाल के चुनाव को बंगाल की बेटी वर्सेस बाहरी ताकत का युद्ध बनाया। बंगाली अस्मिता, भाषा, संस्कृति, गौरव अक्सर किसी भी घोटाले या प्रशासनिक चूक से ऊपर चला आता है। कम से कम इतिहास ये कहता है। हालांकि ममता 3 बार जीत चुकी है, इस बार क्या एंटी इनकम्बेंसी भी होगी? सीए के मुद्दे पर जहां बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की, वहीं ममता ने इसे बंगाली पहचान पर हमले के रूप में पेश किया। दीदी ने बड़ी चतुराई से दिल्ली के नेताओं के दौरों को बंगाल की संस्कृति और परंपराओं पर हमले की तरह प्रकट किया, जिसके चलते मनोज तिवारी और कई नेताओं को मच्छी खाना पड़ा। अब देखना यह कि तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद जब कुछ सर्वे टीएमसी को भी 200 प्लस सीट दे रहे हैं, तो क्या इस बार भ्रष्टाचार का कड़वा सच अस्मिता के मीठे एहसास को निगल जाएगा या बंगाली गौरव एक बार फिर भ्रष्टाचार के दाग को धो देगा? हालांकि झोल जो है वो एग्जिट पोल में तो है, ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि एग्जिट पोल में अक्सर देखा गया है कि सैंपलिंग संकुचित तरीका है। शहरों के बड़े और विकसित इलाकों में खड़े होकर सैंपल ले आते हैं। अब वो सुंदरबन के सुदूर गांव, चाय बागान, जंगल महल की तंग गलियों, वहां तक जाते नहीं है। बंगाल में एक साइलेंट वोटर की संस्कृति भी है, जहां लोग डर या स्थानीय राजनीतिक दबाव के चलते अजनबियों को अपनी असली पसंद बताने से कतराते हैं। इसका नतीजा भी ये होता है कि एजेंसियों के पास केवल बाहर बाहर का डेटा होता है, अंदर दिल का डेटा नहीं होता है, और कई बार इसका बड़ा इंपैक्ट होता है, जैसे पिछली बार हुआ था। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 91 लाख नाम भी हटाए हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा विवाद है। टीएमसी ने अपने पक्के वोटर्स को रोकने और एक बड़ी साजिश और वोटर दमन करार दिया। हालांकि चुनाव आयोग कहना है कि डुप्लीकेट और माइग्रेटेड लोग थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठे हैं। 92.87% के रिकॉर्ड मतदान के बावजूद इतने बड़े पैमानों पर नामों को हटाया जाना, इसका सर्वे करने वालों के गणित को उलझाएगा। अगर ये हटे हुए नाम टीएमसी के मजबूत गढ़ों से थे, तो इसका सीधा असर सीटों के समीकरण पड़ सकता है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को डराया। चुनावी हिंसा पुराने चुनावों की तुलना में कम रही, लेकिन डर का माहौल और मशीनी सुधारों का असर क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। और जब जमीन की हकीकत परतों में छिपी हो, डेटा का आधार संदिग्ध हो, तो एग्जिट पोल के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना सच कहें तो जुआ खेलने जैसा होता है।
और इसीलिए अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि एग्जिट पोल नतीजे नहीं होते हैं, वो कहानी का ट्रेलर होते हैं। बंगाल वो जगह है जहां क्लाइमेक्स हमेशा ट्रेलर से आगे निकलता है, अलग निकलता है। आज स्क्रीन पर जो आंकड़े चमक रहे हैं वो शायद आपको एक दिशा दिखा रहे हो, लेकिन जमीन पर जो खामोशी है वो असली फैसला लिख रही है। 2021 में बड़े दावे थे, ग्राफिक्स चमकदार थे, लेकिन जब मतपेटी खुली तो सारा गणित बिखर गया। इस बार भी तस्वीर वैसी धुंधली, एक तरफ डेटा, दूसरी तरफ हकीकत, और बीच में खड़ा वो साइलेंट वोटर जो शायद की सर्वे का हिस्सा नहीं, लेकिन इतिहास लिखता है। पैनल और विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल का चुनाव परिणामों से पहले एक बारूद के ढेर पर है। इसलिए जो एग्जिट पोल के नंबर हैं, हम तो यही कहेंगे उन्हें आप आखिरी सच मत मानिए, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला टीवी स्टूडियो में नहीं बल्कि वोटिंग बूथ पर होता है। असली ताकत उस उंगली में लगी स्याही में होती है, ना कि स्क्रीन पर दौड़ते परसेंटेज पर। इसलिए 4 मई को सिर्फ सरकार नहीं तय होगी, ये तय होगा कि सच किसके साथ था। और अगर बंगाल की राजनीति को सच में समझना है तो ये जरूर जानते होंगे आप कि यहाँ खेल आखिरी गेंदा पलटता है, खेला होता है। जब पलटता है तो अनुमान छोटे होते हैं, तो अनुमान तो छोटे होंगे, अब किसके वाले होंगे, बीजेपी वाले के होंगे, टीएमसी वाले के होंगे, ये 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप बंगाल गए हैं या बंगाल के चुनावों पर नजर रख रहे हैं या बंगालियों को जानते हैं या खुद बंगाल से, तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं